नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सोशल इश्यूज। आज की चर्चा का विषय रहेगा यूएपीए। क्या है यूएपीए और यह क्यों इतने चर्चाओं में भी रहा था पिछले दिनों, और इससे संबंधित जो इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं या फिर जो आज का जो पक्ष है, जब कभी वे विपक्ष में हुआ करता था, तो इस कानून से संबंधित इसकी क्या राय रही है। आज इन सभी पहलुओं के बारे में इस वीडियो के माध्यम से तथ्यपूर्ण जानकारी आज हम सभी दर्शकों के सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या है यूएपीए? यूएपीए का मतलब है ऐसी गैर कानूनी गतिविधियां जो किसी व्यक्ति व संगठन द्वारा देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को भंग करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं। यानी समझ के चलो दोस्तों कि ऐसे काम जिससे देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान होता है या उसकी एक तरह से उसको चैलेंज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं यह गतिविधियां यूएपीए के दायरे में आती हैं। इसमें शब्द आए हैं क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता। आइए इन दो शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या है क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता? पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं अखंडता के बारे में। अखंडता जो शब्द है ना, इसका प्रयोग पृथकवादी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए किया गया। यानी जो देश में अलग करने की जो कोशिश करते हैं, जो देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अखंडता शब्द में ही ये समझ में आता है कि ना बंटने वाला, अर्थात ऐसी गतिविधियां की जा रही है देश को तोड़ने के लिए, फिर भी देश नहीं टूटता है, तो इसी के लिए अखंड शब्द है। यानी देश के अंदर कितनी ही विविधताएं हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितनी ही जाति हैं, कितने ही धर्म के लोग हैं, फिर भी इन सभी विविधताओं के बीच में कहीं ना कहीं एकता पाई जाती है। तो यह अखंडता शब्द को कहीं ना कहीं सार्थक साबित करती है। तो इस शब्द का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों कि इस शब्द का प्रयोग पृथकवादी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए किया गया है। यह धारणा संविधान की संघात्मक प्रगति में निहित है। और खास पॉइंट यह भी है दोस्तों कि अखंडता शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अखंडता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर इसको और भी सरल शब्दों में समझे तो दोस्तों, राष्ट्रीय एकता का मतलब ही होता है राष्ट्र के सब घटकों में, राष्ट्र के सब घटकों का मतलब होता है कि जितने भी राष्ट्र के जो भी तत्व हैं या जो राष्ट्र को बनाने वाले हिस्से हैं, उन चाहे वे अलग अलग विचारों के ही क्यों ना हो, चाहे वे इनकी आस्था या फिर उनकी संस्थाएं क्यों ना अलग अलग हो, फिर भी वे आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे को बनाए रखते हैं। राष्ट्रीय एकता में केवल शारीरिक समीपता ही महत्वपूर्ण नहीं होती है, बल्कि इसमें मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक और भावनात्मक निकटता की भी समानता जरूरी है। करता हूँ दोस्तों, अखंडता शब्द, क्षेत्रीय अखंडता शब्द जैसा जो वर्ड है आपको समझ में आया होगा। अब हम ध्यान देते हैं संप्रभुता क्या होती है। संप्रभुता का सीधा सा अर्थ यह होता है कि एक देश के ऊपर शासन करने का पूरा अधिकार उसी देश की सरकार के पास होना, सरकार चुनने से लेकर देश को चलाने के सारे फैसले लेने का पूरा अधिकार उसी देश की सरकार के पास होना, और इसमें किसी भी बाहरी तत्व का कोई हस्तक्षेप ना होना ही एक तरह से संप्रभुता कहलाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे समझना जरूरी है, चाहे वो क्षेत्रीय अखंडता हो या देश की संप्रभुता, अगर इन दोनों चीजों पे आंच जाती है या इन दोनों को तोड़ने की कोशिश की जाती है, तो कहीं ना कहीं यूएपीए के दायरे में आया जाता है। उसे कहीं ना कहीं यूएपीए की जो कानून है उसका सामना करना पड़ता है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या फिर कोई संगठन हो। आगे बढ़ते हैं, यूएपीए क्या में है। यह कानून जो है ना, संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के इकट्ठा होने और संघ बनाने के अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? इसमें क्या बताया गया है कि कानून जो है ना, ये यूएपीए जो कानून है, अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी कहीं ना कहीं प्रतिबंधित करता है, और साथ साथ हथियार है ना, हथियारों के साथ इकट्ठा होना और उससे संबंधित संघ बनाने को लेकर भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाता है। अब हम देखेंगे दोस्तों क्या है यूएपीए और ये कब आया। ठीक है, क्या है यूएपीए तो समझ में आ गया। अब देखेंगे कि यूएपीए कब आया। यूएपीए जो है, अगर इसको आसान शब्दों में समझे तो यह कानून भारत में गैर कानूनी गतिविधियों पर कंट्रोल करने के लिए 1967 में लाया गया था। यानी ऐसे काम जो देश के अंदर कानूनी कार्रवाई को आंच पहुंचाते हैं या कानून के दायरे से बाहर होकर कार्य किए जाते हैं, इन्हीं सब गतिविधियों को रोकने के लिए 1967 में यूएपीए लाया गया था। ऐसे कई अपराध थे जिनका आईपीसी में जिक्र तक नहीं था, इसलिए 1967 में इसकी जरूरत महसूस की गई और यह कानून लाया गया। गैर कानूनी और आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियां या आतंकवादी गिरोह, आतंकवादी संगठन क्या हैं और कौन हैं, इन सभी चीजों को परिभाषित करने का कार्य यूएपीए एक्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नोट है कि कश्मीर में आईपीसी की जगह पर रणबीर पेनल कोड लागू था, लेकिन यूए जब से लागू हुआ है पूरे भारत पर, तो तब से एक ही कानून इस समय लागू है, जिसे क्या कहा गया है, यूएपीए। अब हम देखेंगे कि यूएपीए संशोधन अधिनियम 2019 आखिर जो संशोधन किया
किया गया है 2019 में यूएपीए को लेकर, इसमें क्या जरूरी बातें हैं आइए देखते हैं। राज्यसभा में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक 2019 को पारित किया गया है। एक और बात दोस्तों, यूएपीए को अंग्रेजी का विस्तारित रूप इसको ये कहा जाता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसको अंग्रेजी का विस्तारित रूप है। हिंदी में आप इसे देख लीजिए कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन, ठीक है, 2019। अब इसके अंदर जरूरी बातें क्या हैं जो संशोधन हुआ है 2019 के अंदर यूएपीए में, तो देखते हैं क्या है जरूरी बातें इसके अंदर। यह विधेयक यानी जो ये बिल है ना, ये गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम 1967 में संशोधन करता है, उसमें बदलाव करता है। यानी जो 1967 का जो मूल कानून था ना, उसके अंदर यह जो संशोधन हुआ है 2019 के अंदर, इसमें परिवर्तन किया गया है। इस अधिनियम में जांच अधिकारियों को उन संपत्तियों को जब्त करने से पहले पुलिस महानिदेशालय से मंजूरी लेनी होती है जो आतंकवाद से संबंधित हो सकती हैं। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे पुलिस महानिदेशालय से मंजूरी लेने वाला एक तरह से काम भी यहाँ पे शामिल है। और यह विधेयक कहता है अगर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है तो ऐसी संपत्ति की जब्ती एनआईए के महानिदेशक से पहले एक तरह से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी जो एनआईए का जो महानिदेशक है ना, पहले कहीं ना कहीं इसमें परमिशन लेनी पड़ती है, तभी जाके संपत्ति को जब्त किया जाता है। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार जो है किसी संगठन को आतंकवादी संगठन निर्दिष्ट या उसे घोषित कर सकती है अगर वह कुछ ऐसे काम करता है जैसे आतंकवादी कार्यवाही करता है या उसमें भाग लेता है या आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी करता है या फिर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है या आतंकवाद को बढ़ावा देता है। बिल में प्रस्तावित संशोधनों का मकसद आतंकी अपराधों की बहुत तेजी से जांच तथा दोष लगाना, यानी इसमें काफी ज्यादा तेजी से काम लिया जाएगा किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने में, तथा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की बात करता है। इस विधेयक में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन शहरी माओवादियों सहित भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह संशोधन सही प्रक्रिया तथा पर्याप्त सबूतों के दम पर ही किसी को आतंकवादी ठहराने की अनुमति देता है। गिरफ्तार या जमानत प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। यह संशोधन राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक को ऐसी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है जो उसके द्वारा महानिदेशक द्वारा की जा रही जांच में आतंकवाद से होने वाली आय से बनी हो। इस संशोधन में परमाणु आतंकवाद के कामों के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन इंटरनेशनल कन्वेंशन 2005 को सेकंड शेड्यूल में शामिल किया गया है। आगे हम देखते हैं कि संशोधन की जरूरत क्यों हुई है, आखिर इसकी जरूरत क्यों है, जो बदलाव किया गया है, जो मूल यूएपीए है उसके अंदर क्यों संशोधन किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं 2019 में जो संशोधन किया गया है वो क्यों किया गया है। वर्तमान में किसी भी कानून में किसी को व्यक्तिगत आतंकवादी कहने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए किसी आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसके सदस्य एक नया संगठन बना लेते हैं। जब कोई व्यक्ति आतंकी काम करता है या फिर आतंकी गतिविधियों में भाग लेता है तो वह आतंकवाद को बढ़ावा देता है या उसको बल देता है या उसको पैसा देकर उसको और मजबूत करता है आतंकवादी गतिविधियों को, या फिर आतंकवाद युवाओं के मन में स्थापित करता है। ऐसे दोषी व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करना आवश्यक है और बहुत जरूरी भी है। इसमें नोटिस क्या है दोस्तों, यूएपीए एक्ट के सेक्शन 15 यह कहता है कि भारत एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, संप्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के इरादों से भारत में या विदेश में जनता या जनता के किसी तबके में आतंक फैलाने या उसकी संभावना के इरादे से किया गया कार्य आतंकवादी कार्य कहलाता है। इस परिभाषा में बम धमाकों से लेकर जाली नोटों का कारोबार भी शामिल है। अब देखते हैं कि संशोधन से संबंधित क्या नकारात्मक चिंताएं हैं, ऐसी इसके अंदर क्या कमियां हैं संशोधन में, वह हम देखते हैं। सेक्शन 35 इसमें कहीं ना कहीं सरकार को बहुत ज़्यादा हक दे दिया गया है। किसी व्यक्ति संगठन को मुकदमे का फैसला होने से पहले ही आतंकवादी करार दे सकती है। ये कहीं ना कहीं इसका एक नकारात्मक बिंदु है जो कहीं ना कहीं इस संशोधन बिल को विरोध का कारण भी बना रहा है।
ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष अथवा बुरी भावना के अधिकार पर दुरुपयोग कर सकती है। इस संशोधन में आतंकवाद की पुख्ता परिभाषा नहीं की गई है और इसका बुरा प्रभाव यह हो सकता है कि सरकार और कार्य करने वाली एजेंसी आतंकवाद की मनमानी व्याख्या द्वारा किसी को भी शोषण कर सकती है। यहाँ पर यह बिंदु काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि संशोधन में अल्पसंख्यक के खिलाफ बुरा प्रयोग किया जा सकता है। और एक और पॉइंट है यहाँ पे कि पुलिस राज्य का विषय है, परंतु यह संशोधन एनआईए को संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है, जो कि राज्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र में कमी करता है। यानी राज्य जो है ना, पुलिस के जो कार्य क्षेत्र है उसमें कमी करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों, यकीन की बुनियाद पर किसी को आतंकवादी करार देने का यह हक सरकार के पास है, ना कि अदालत के पास। यानी यहाँ पे फैसला भी सरकार ही सुना रही है और अदालत कुछ नहीं कर रही है, ये अदालत के कार्य क्षेत्र में नहीं आ रहा। तो यह कुछ इसके नकारात्मक बिंदु हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में 15 जून को दिल्ली दंगों के मामलों में यूएपीए के तहत गिरफ्तार जेएनयू के 2 स्टूडेंट थे, जिनमें से एक है नताशा नरवाल और दूसरा है देवांगना कलिता। और जामिया यूनिवर्सिटी के आसिफ इकबाल को क्या कहते हैं यूएपीए के दुरुपयोग में एक तरह से गिरफ्तार किया गया। यूएपीए के तहत इसे गिरफ्तार किया गया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर कोर्ट भी इस कानून को लेकर, जो संशोधन किया गया कानून है, इस कानून को लेकर अपनी यहाँ पे कुछ बातें रखती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से कहा कि किसी पर भी आतंकवादी ठप्पा लगाए जाने से पहले गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, हमें यह कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि ऐसा लगता है कि असहमति दबाने की बेचैनी में सरकार के जहन में संविधान से सुनिश्चित विरोध प्रदर्शन के अधिकार और आतंकवादी गतिविधियों के बीच की रेखा धुंधली सी हो रही है। अगर ऐसी धारणा मजबूत हुई तो यहाँ लोकतंत्र के लिए दुखद होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे हाई कोर्ट एक तरह से इशारा कर रही है कि भाई असहमति का मतलब आतंकवादी काम नहीं होता है। असहमति अगर बिना हथियारों के, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए असहमति सरकार के खिलाफ की जा रही है तो इसे एक्सेप्टेबल कहा जा सकता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए और असहमति होना कोई बुरी नहीं है। ये मेरी तरफ से, ये सोशल इशू की तरफ से मानना है ऐसा कि हल्की सी आशा यहाँ पे कुछ दिख रही है। क्या है कि जो यूएपीए के तहत जिन लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करा था उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने छोड़ दिया है, उन्हें बेल दे दी है। और इसी की प्रतिक्रिया में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम हाई कोर्ट के फैसले को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। लेकिन यूएपीए के शिकार कई लोगों और उनके परिजनों के मन में हल्की सी कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है। अब देखते हैं, विरोध प्रदर्शन का हक नहीं छीना जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का मानना है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में सबसे अहम बात यह है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का हक अधिकार का नागरिकों को संविधान ने दिया है और इसे छीना नहीं जा सकता। ऐसा किसका मानना है? पूर्व जज जो रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हैं दीपक गुप्ता। ठीक है, वर्तमान पक्ष जब विपक्ष में हुआ करता था, देखते हैं क्या है यहाँ पे मामला। संयुक्त प्रवर समिति को एक गधा सौंपा गया था और समिति का काम उसे घोड़ा बनाना था, लेकिन परिणाम यह निकला दोस्तों कि वह खच्चर बन गया। अब गृह मंत्रालय का भार ढोने के लिए तो खच्चर ठीक है, लेकिन अगर गृह मंत्री यह समझते हैं कि वह खच्चर पर बैठकर राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की लड़ाई लड़ लेंगे तो उनसे मेरा विनम्र मतभेद है। यह बात किसने की थी? यह बात साल 1967 में अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। यह वही साल था जब यूएपीए कानून इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया था। और इस चीज को गधा और खच्चर वाली बात किसने कही थी? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी। साल 1967 में इंदिरा गांधी सरकार अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन बिल को लेकर आई थी और पारित होने से पहले संसद की ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ने इसके ड्राफ्ट में कुछ बदलाव किए थे और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे इस बिल का विरोध भी कर रहे थे और इसकी तुलना गधे से की थी, जिससे घोड़ा बनाने की कोशिश की गई हो, लेकिन वो खच्चर बन गया।